So students, now we are doing computational topics of coordination compound. Regular syllabus में ये टॉपिक नहीं है बट computational टॉपिक में है. ओके सबसे पहले हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में. एनालिटिकल का मतलब तो आप जानते ही हो, जिसमें एनालिसिस की जाती है कंपाउंड्स की या किसी भी सब्सटेंस की. एनालिसिस दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. हमेशा जब भी किसी सब्सटेंस को एनालाइज किया जाता है तो पहले उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करी जाती है, उसके बाद उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी जाती है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें यह पता लगता है, टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस में कौन से कंपाउंड हैं, कौन से एलिमेंट हैं, कौन से आयंस हैं. ये हमें क्वालिटेटिव में पता लगता है. और क्वांटिटेटिव में हम उन्हीं की क्वांटिटी का पता लगाते हैं. जैसे मान लो हमें पता लग गया कार्बन है इस सब्सटेंस में, तो कितने परसेंट कार्बन है, 20, 30. उसको पता लगाने के लिए बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी करो. टेल अस अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन इन दी सॉल्यूशन. हालांकि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टर्म में बात करी हुई है. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस. सबसे पहले आपके पास इसमें आता है डिटेक्शन ऑफ निकल प्लस टू आयन. मान लो आपने पता लगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है ये वाला, आपने पता लगाना है इसमें निकल प्लस टू आयन है कि नहीं है. व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइन to that solution in the presence of ammonium hydroxide. If red precipitate will be formed, it means that solution is having nickel plus 2 ion. And if not, it means that solution is not having nickel plus 2 ion. होता क्या है, जो DMG है in the presence of ammonium hydroxide, ओके अगर आपके सोल्यूशन में निकल प्लस टू आयन हुआ तो वो DMG जो बचे, दो DMG के दो मॉलिक्यूल एक निकल प्लस टू आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे लाइक दिस. एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, निकल डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइन. ओके इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला है एन निकल DMG ट्वाइस. ओके और ये रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनते हैं. गॉट इट. तो ये हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ निकल प्लस टू आयन इन दी सॉल्यूशन. नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ कोबाल्ट प्लस टू आयंस. कोबाल्ट प्लस टू आयंस की डिटेक्शन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ही. कैसे? इन दी सॉल्ट एनालिसिस बाय अमोनियम थायोसाइनेट. हम क्या करते हैं, हम जिस सॉल्यूशन में हमें कोबाल्ट होने का डाउट है कि इसमें कोबाल्ट प्लस टू आयन हो सकते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें अमोनियम थायोसाइनेट डाल देते हैं. अमोनियम थायोसाइनेट डालने पे क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कोबाल्ट थायोसाइनेट बनता है अगर कोबाल्ट प्लस टू आयन है. और ये जो कोबाल्ट थायोसाइनेट बनता है वो फर्दर अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट 2 ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, विच इज ऑफ ब्लू कलर. इट मींस अगर अननोन सॉल्यूशन में अमोनियम थायोसाइनेट डालने पे ब्लू कलरेशन आ रही है, इट मींस इसमें कोबाल्ट प्लस टू आयंस हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है. कोबाल्ट प्लस टू आयन को डिटेक्ट करने के लिए एक और कंपाउंड का यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही कंसेप्ट है ये, जिसको बोलते हैं पोटाशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 3. और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोटाशियम फेरिस साइनाइड. ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, इनको याद रखना तुम लोग, ये डायरेक्ट कई बार पूछे जाते हैं. तो होता क्या है, कोबाल्ट प्लस टू आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन में अगर आप पोटाशियम फेरिसाइनेट डालोगे, what will happen, you will observe reddish brown precipitate. Okay. Now next is detection of Fe+3 ions. Fe+3 ions की detection. Okay. It is done by a potassium ferrocyanide. This is the formula of potassium ferrocyanide. ठीक है. इसका नेम भी, इसका भी शॉर्ट नेम है ये. IUPAC नेम आपको आप बताओगे मेरे को बाद में. ठीक है. तो जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है ये, इसको जब आप Fe+3 कंटेनिंग सॉल्यूशन में डालते हो तो होता क्या है, पोटाशियम
फेरोसाइनाइड उस Fe+3 कंटेनिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फेरी फेरोसाइनाइड। और इसका कौन सा कलर होता है, रशियन ब्लू, पर्शियन ब्लू बोल दो, कई पर्शियन ब्लू बोलते हैं, कई रशियन ब्लू बोलते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, इसकी वजह से आपके पास वो पर्शियन ब्लू कलरेशन आती है। अगर मतलब आपके पास अननोन सोल्यूशन में पोटाशियम फेरोसाइनाइड डालने पे रशियन ब्लू कलरेशन आ रही है, इट मींस that unknown solution is having Fe+3 ions in it. Similarly, detection of Zn+2 ions. Zn+2 ions की डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड मतलब इसी को यूज कर लेते हैं, जिंक+2, जैसे जो Fe+3 आयन के लिए सोल्यूशन यूज होता है डिटेक्शन के लिए, वही Zn+2 आयन के डिटेक्शन के लिए सोल्यूशन यूज होता है। ओके, क्लियर। तो जब आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड डालते हो ऐसे सोल्यूशन में जिसमें Zn+2 आयंस हैं, तो होता क्या है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, और ये ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। तो अगर ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, दैट मींस किसको डालने पे, पोटाशियम फेरोसाइनाइड को डालने पे ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, इट मींस आपके उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में Zn+2 आयंस प्रेजेंट हैं। ओके, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज किया जाता है इन द सॉल्ट एनालिसिस, और ये कई बार प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बन के आ जाता होता है। ठीक है, पेपर में प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी आते होते हैं कि इसमें ये डाला उसके बाद ऐसा हुआ, तो बताओ जी ये जो ए बी सी हैं वो क्या है। ठीक है, वो फिर ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। गॉट इट। चलो, तो नेक्स्ट आपके पास हाल अभी और भी है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये सल्फाइड आयन के लिए होता है। ठीक, अगर आपके सोल्यूशन में सल्फाइड आयन है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम आप जानो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, खुद आईयूपीएसी नेम बनाना है इसमें। ठीक, इसमें Fe+2 स्टेट में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन जो NO जो है वो NO पॉजिटिव आयन वाला लिगेंड है। ठीक है, नाइट्रोसोनियम लिगेंड है इसमें। ठीक, हमें वैसे देखने में लगता है यहाँ पे Fe+3 है, बट एक्चुअल में Fe+3 नहीं Fe+2 है। ओके तो सल्फाइड आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन में जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला जाता है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ये क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है, जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, पर्पल। मतलब अगर अननोन सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पे पर्पल कॉम्प्लेक्स, पर्पल कलर आ रहा है, दैट डायरेक्टली मींस that is having sodium nitroprusside, sorry, that solution is having sulfide। नेक्स्ट ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके, ये किसके लिए यूज होता है, ये नाइट्रेट आयन सोल्यूशन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, करते क्या है हम हमें ये शक है कि इस सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 बना के डालते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब की साइडों में, ये जो साइडें हैं यहाँ पे गिरते हुए ना H2SO4 डालते हैं। डायरेक्ट नहीं बीच में डालना, साइडों वॉल्स के थ्रू डालना है। टू दिस ऐड H2SO4 जेंटली अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। डार्क ब्राउन रिंग एट जंक्शन, आपको जंक्शन पे डार्क ब्राउन रिंग बनती हुई दिखेगी। जहां जैसे ही ये आपका सोल्यूशन और H2SO4 कांटेक्ट में आएंगे ना, वहां जंक्शन पे आपको डार्क ब्राउन रिंग मिलेगी। ओके, क्यों मिलेगी, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, स्पेशल पॉइंट्स अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स, इसमें आयरन +1 स्टेट में है, वैसे आयरन जल्दी +1 स्टेट में आता नहीं है, इवन आता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है आयरन जो है वो +2 और +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, उसके बाद इसमें ये जो NO दिख रहा है वो NO नहीं है, वो नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्म में है, NO पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है। ठीक, एक्चुअल में इसमें Fe+2 आयन की फॉर्म में होता, बट होता क्या है, NO जो है न्यूट्रल वाला NO जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको दे देता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से +1 स्टेट में आ जाता है, और NO इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से न्यूट्रल से +1 स्टेट में चला जाता है, अदरवाइज ये 0 स्टेट वाला NO होता है। ठीक है, कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम NO टू Fe+2 आयन। मैंने बोला ना ये Fe+1 आयन की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि NO ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe+2 आयन को दिया है। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर होना, NO से इलेक्ट्रॉन निकल के Fe+2 में ट्रांसफर होने को बोलते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, इसमें नहीं, कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ऐसा होता है।
कि जो लिगेंड है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के सेंट्रल एटम में, सेंट्रल मेटल एटम या आयन में चला जाता है। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर होना, लिगेंड से मेटल की तरफ। ठीक है, सीटी ट्रांसफर, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीटी ट्रांसफर बोलते हैं, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ओके, क्लियर। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका जो Fe है वो +1 स्टेट में चला जाता है और NO पॉजिटिव आयन के फॉर्म में चला जाता है। और इसी चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये जो आपको कंपाउंड है ये ब्राउन कलर का नजर भी इसी वजह से आता है, इस चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वजह, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से, क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद होता है। ओके, तो ये थी आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी पता लगाना। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स थोड़े से स्टडी कर लेते हैं। जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आपके पास मान लो सॉल्यूशन है, आपने पता लगाना है इसमें कितने निकल +2 के आयन प्रेजेंट हैं। तो हमने जो पहले निकल के लिए टेस्ट किया था वो ही करना है। हमने क्या करना है, डीएमजी को एक्सेस में डालना है। डीएमजी को एक्सेस में डालने पे क्या होगा, जितना भी निकल +2 आयन की फॉर्म में होगा वो सारा का सारा रेड प्रेसिपिटेट बना लेगा निकल डीएमजी ट्वाइस के। ठीक, और जितने भी प्रेसिपिटेट बनेंगे हम उनको ड्राई करके वे करके निकाल लेंगे कि कितने निकल डीएमजी बने हैं। ठीक, मान लो x ग्राम ऑफ निकल डीएमजी बना है, तो हमें पता है कि निकल डीएमजी ट्वाइस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 288.7 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ निकल डीएमजी का अगर लें तो उसमें कितना निकल है, 1 मोल निकल है ना, 58.7 ग्राम होगा निकल। ओके, क्लियर। बट अगर आपके पास x ग्राम ऑफ निकल डीएमजी निकला है सॉल्यूशन से, इट मींस उस वो x ग्राम निकल डीएमजी में कितना निकल है उसको कैलकुलेट कर लें ऐसे, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर और x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी निकल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उतना निकल प्रेजेंट था। तो ये हो गई ना क्वांटिटेटिवली, इसमें क्वांटिटी का पता लगा लिया हमने। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करना होता है, एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन इन दी हार्ड वाटर। सबसे बड़ा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट, वो कहाँ यूज किया जाता है, कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन की कंसंट्रेशन निकालने में इन हार्ड वाटर। हम करते क्या है, बाय यूजिंग EDTA4 नेगेटिव। EDTA आपको पता है ना, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट कॉम्प्लेक्स बनाने वाला जो लिगेंड होता है वो, और -4 इसलिए टेट्रा एसीटेट, अदरवाइज ट्राई एसीटेट में -3 चार्ज होता है ऊपर। बाय यूजिंग EDTA4 नेगेटिव एंड एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी जो है वो कैटलिस्ट है, सॉरी इंडिकेटर है, एज इंडिकेटर। तो होता क्या है, जो आपके पास EDTA है, EDTA मैग्नीशियम +2 आयन के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स सा बनाता है। ठीक है, मान लो आप मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयंस की डिटेक्शन कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो, डिटेक्शन नहीं, क्वांटिटी कितनी है वो फाइंड आउट कर रहे हो। पहले ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, उसके बाद वेट अ मिनट, उसके बाद जो आपका मैग्नीशियम इंडिकेटर के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है वो फर्दर EDTA के साथ रिएक्ट करके जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पूरा जो सोल्यूशन बन जाता है ये ब्लू कलरेशन में बनता है। ओके, क्लियर। इट मींस आपका जो कॉम्प्लेक्स्ड इंडिकेटर जो होता है वो रेड कलर का होता है, जो एरिक्रोम ब्लैक टी है ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स बना चुका होता है तब ये रेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब ये अनकॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ये ब्लू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक, हालांकि मैं इस ये बहुत ज्यादा डिटेल में है इसकी केमिस्ट्री, बट अभी इतना जान लो कि आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की जो हार्ड वाटर में कितनी कंसंट्रेशन है उसको पता लगाने के लिए EDTA4 नेगेटिव ये वाला लिगेंड और एरिक्रोम ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में नहीं करते, एक सोल्यूशन अननोन होता है, दूसरे में दूसरा नोन होता है, तो हम क्या करते हैं, नोन की हेल्प से अननोन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। बस ऐसा ही इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है रेड टू ब्लू। ओके, क्लियर। तो बस अभी आपने इतना याद रखना है, इसको मैंने ये डिटेल में मैंने टच नहीं किया है, डिटेल में वैसे बहुत लेंथी है ये, और ना उतना आपको भी आना है। ठीक,
क्योंकि ये वाला प्रैक्टिकल भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। ओके, तो ये थी आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की दो एग्जांपल्स, लाइक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, ये दूसरे वाला मेरे को पता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट से मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, पूरा नहीं बताया ये अभी सिर्फ 15% बताया, अभी 85% नहीं अनवील किया मैंने। ओके, बट अभी बस आपको जितना आपके लिए जरूरी है वो कितना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की डिटेक्शन के लिए, सॉरी एस्टिमेशन के लिए, डिटेक्शन नहीं एस्टिमेशन, पूरी प्रॉपर अमाउंट निकालने के लिए ईडीटीए और एरिक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर यूज होता है, और इनकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करवाई जाती है, और उस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है, रेड टू ब्लू। चलो नेक्स्ट और एप्लीकेशंस भी देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जैसे सेकंड एप्लीकेशन आती है मेटलर्जी में। मेटलर्जी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटलर्जी में भी कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स और कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं। जैसे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर की एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, गोल्ड की जो सल्फाइड वाली सिल्वर या गोल्ड की जो सल्फाइड वाली ओर होती है, उसको सोडियम, उसमें सोडियम साइनाइड डाल के ठीक उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करवाते हैं इसकी जिंक डाल के इसमें, जिससे होता क्या है, जितना भी सल्फाइड ओर में आपका सिल्वर था वो सारा का सारा इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में चला जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स की जब फर्दर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे हम जिंक के साथ, तो सारा का सारा सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस आउट होके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आपने सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम सिल्वर सल्फाइड। ये वाला जो सिल्वर एक्सट्रैक्ट हुआ वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से एक्सट्रैक्ट हुआ। सिमिलरली जो मान लो गोल्ड है, चाहे प्योर गोल्ड ही है, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आपको होने के चांसेस हैं, आपने उसको प्यूरिफाई करना है। तो आप कैसे करते हो, आप गोल्ड को साइनाइड फॉर्म में, ठीक है, मतलब गोल्ड को पोटाशियम साइनाइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे सिल्वर के सल्फाइड को करवाया, प्योर गोल्ड को भी करवा सकते हो। फिर ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लाइक दिस, ये कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक गोल्ड का, जैसे ये सिल्वर का बना था कॉम्प्लेक्स, इसमें जो कटायन था वो सोडियम आयन था, इसमें कटायन जो है वो पोटाशियम आयन है, तो इसलिए आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है। इन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस यहाँ पे सिल्वर ना होकर गोल्ड है। ओके, क्लियर। और इस वाले में से जितना भी गोल्ड आ गया, क्योंकि इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी, ये वाला सॉल्युबल, ये जो आपके पास मान लो गोल्ड का ये बड़ा सा लंप है, इसमें इम्प्योरिटीज है, आपने क्या किया, इसमें KCN डाल के और वाटर डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिलेगी ना उसको, ठीक, तो होगा क्या, आपका जो गोल्ड है उस गोल्ड का ये सारा का सारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन में आ जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज हुई वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगी, ठीक। और इसको फिल्टर करके हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को सेपरेट कर लेंगे अब, जिसमें प्योर गोल्ड का कॉम्प्लेक्स ही है ये वाला। वो अब उस कॉम्प्लेक्स से आपने गोल्ड को वापस बाहर निकालने के लिए क्या करना है, जिंक डाल देना है, जैसे यहाँ पे सिल्वर के लिए डाला था। तो क्या होगा, जिंक जाके गोल्ड को डिस्प्लेस कर लेगा, ओके, और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और गोल्ड बाहर आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ऐसे आपका जो गोल्ड है वो प्यूरिफाई होता है। ओके, या आप कह सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे एक्सट्रैक्ट होते हैं उनकी ओर से, क्योंकि एक्चुअल में या तो ये सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं या तो ये प्योर स्टेट में मिल जाते हैं, बट प्योर में भी हमें उसको और प्यूरिफाई करना होता है। नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत उसमें गंदगी वगैरह तो होती है, तो उसको साफ करने के लिए आप ये वाले केमिकल मेथड यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। जैसे मॉन्ड्स प्रोसेस में क्या करते हैं, मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, जो निकल है, अगर मान लो आपने निकल को प्यूरिफाई करना है, ठीक, तो होता क्या है, एक्चुअल में आपके पास इम्प्योर निकल है, मान लेते हैं ये इम्प्योर निकल की रॉड है, आप इस रॉड को कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करोगे, उससे होगा क्या, जो निकल है वो निकल टेट्रा कार्बोनिल की फॉर्म में बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बन गया। ये वाला कॉम्प्लेक्स वॉलेटाइल होता है निकल का, तो होगा क्या, जितना भी रॉड में निकल है वो सारा का सारा इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वॉलेटाइल बनेगा, गैसेस फॉर्म में बनेगा, उसको सेपरेट करवा के दोबारा से उसमें से निकल
निकाल लेंगे, निकल से दोबारा फिर आपके पास प्यूरिफाइड निकल बनेगा। ओके, तो ऐसे प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल की जाती है इन दी मॉन्ड्स प्रोसेस। और भी कई सारे प्रोसेस हैं। वेन आर्कल प्रोसेस है, वेन आर्कल, इसको पढ़ना आप, वेन आर्कल प्रोसेस, ठीक, इसको भी देखना, इसमें भी ऐसा ही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद इन बायोलॉजिकल सिस्टम, आपके कई सारे बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जिनमें आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट देखने को मिलता है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन का, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता है ना, रेड ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, Fe। विटामिन B12, इट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। ओके, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, सीधा आंसर इसका है क्या है, मैग्नीशियम, दैट्स इट। ठीक है, और स्पेशली नीट वालों को, इसलिए ध्यान से सुन लेना, जो नीट वालों को ऐसे वाले जो क्रैमिंग वाले हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से मतलब याद ही कर लेना आप लोगों ने कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, मेटल होता है, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है। ओके, एज अ कैटलिस्ट, कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, कई सारे, एक दो नहीं कई सारे हैं। जैसे एक होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड एज द विल्किंसन कैटलिस्ट, ये वाला। ओके, रोहोडियम के साथ एक क्लोरीन और 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन जुड़े हैं। ये PPH3 क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। कैसे बना होगा ये फॉस्फोरस, इसके साथ 3 फिनाइल रिंग्स जोड़ दो ऐसे, लाइक दिस, इसको बोलते हैं PPH3, शॉर्ट फॉर्म में इसको PPH3 लिखते हैं। और ये एक लीगेंड है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस के ऊपर लोन पे होते हैं। ऐसे 3 और एक क्लोरीन जुड़ा है रोहोडियम के साथ। इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये कैटलिस्ट है, ये कहाँ यूज किया जाता है, जब आपने एल्कीन्स की सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करनी हो। ओनली एल्कीन प्रेजेंट एट द एंड गेट हाइड्रोजनेटेड। और इस कैटलिस्ट की खास बात क्या है, मान लो आपके पास ये वाली कोई रिंग है, ये आपके पास कोई रिंग थी, ये वाली, ठीक है, बाकी बीच में भी ये CH2, CH2, ये CH, CH, CH। आप चाहते हो कि आपके ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाए, ठीक है, बट ये सेंटर वाले की हाइड्रोजनेशन ना हो। आप चाहते हो सिर्फ टर्मिनल वाले एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन हो, जो बीच में आ रहे हैं उनकी हाइड्रोजनेशन ना हो, जो आपकी बड़ी सी चेन है। ऐसा कंपाउंड है ना जिसमें कई सारे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो जो टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड है वो तो हाइड्रोजनेट हो जाए। आपको पता है जब डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन होती है तो क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड के अराउंड, एक एक ऐसे, एक इधर एक इधर, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एंड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हाइड्रोजनेट करता है बस, सेंटर वालों को नहीं। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है सिल्वर और गोल्ड की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस टाइम ये वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स और ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स, ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, उसके बाद और कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, जैसे इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जैसे बाल, BAL, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, अकिलेटिंग एजेंट। ये बाल क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये बाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। अकिलेट एजेंट, ये एक किलेटिंग एजेंट है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसकी। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक, मर्करी, गोल्ड, बिस्मिथ, एंटीमनी, लेड, कैडमियम। अगर आपकी बॉडी में इनमें से कोई मेटल एक्सेस में हो जाए तो उसकी पॉइजनिंग हो गई हमारी बॉडी में, तो उस मेटल को एक्सेस जो हमारी बॉडी में हो चुका है उसको बाहर निकालने के लिए हम बाल, उस पेशेंट को बाल दिया जाता है, ये वाला
सो दैट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इनमें से जो भी मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बना के इस पर्टिकुलर लिगेंड के साथ, बाल के साथ, वो आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए। जैसे ईडीटीए यूज्ड फॉर लेड पॉइजनिंग, ईडीटीए यूज किया जाता है, ईडीटीए लिगेंड होता है ना, ईडीटीए -4 और -3 दोनों लिगेंड है, दे आर यूज्ड फॉर लेड पॉइजनिंग। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ लेड हो चुका है जो कि आपके लिए हार्मफुल है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको ईडीटीए दे दिया जाएगा। ईडीटीए क्या करेगा, वो लेड के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऐसे, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा कि जो वाटर सॉल्युबल होगा। तो इस तरह ये आपके यूरेन के थ्रू, ओके, या और भी आपके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं उनके थ्रू ये लेड इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वहां से आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी बॉडी में लेड एज सच डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ओके, उसके बाद आपके पास है ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है वो आप जानो, ठीक। सिस प्लेटिन इज इट्स नेम। ओके, और ये कहाँ यूज होता है, ये एज अ एंटी कैंसर एजेंट यूज होता है, कैंसर की दवाइयों में ये यूज होता है। तभी तो कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि प्लेटिनम से तो बनी है। प्लेटिनम वैसे गोल्ड से महंगा है, प्लेटिनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाइट गोल्ड। ओके, और ऊपर से वो दवाई बनी है प्लेटिनम से, तो आप खुद लगाओ वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होनी चाहिए। इसलिए कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो महंगी दवाइयों से होती है। ओके, तो ये आपके पास था एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आगे अभी और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नाउ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, cobalt plus 3 complexes are more stable than the plus cobalt plus 2 complexes। cobalt plus 3 complexes ज्यादा स्टेबल होते हैं cobalt plus 2 complexes से। क्यों? cobalt plus 3 के केस में D6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कोबाल्ट प्लस 3 के जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में कोबाल्ट प्लस 2 प्लस 3 आयन के, जो कोबाल्ट प्लस 3 आयन है उसका जो डी ऑर्बिटल है वो 2 लेवल्स में टूट गया होगा, T2G और Eg। ठीक है, तो जो D6 है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन वो नीचे ही आ जाएंगे T2G में। ओके, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? देखो, हमने पढ़ा था ना, ये बैरी सेंटर से नीचे जो आएगा वो कितना नीचे होता है, -0.4 डेल्टा नॉट। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी होगी, 0.4 डेल्टा नॉट। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट। हर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। ओके, उसके बाद कितनी पेयरिंग करी है, 3 पेयरिंग हुई है। ठीक है, पेयरिंग करने में थोड़ी सी एनर्जी खर्च भी हुई होगी, +3p। क्लियर? तो कोबाल्ट प्लस 3 आयन के केस में क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू इतनी आ रही है। और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई आए नेगेटिव में उतना ही अच्छा, तो इसके लिए ये इतनी आई है वैल्यू। और अगर कोबाल्ट प्लस 2 आयन की बात करें तो आपको पता है कोबाल्ट प्लस 2 में अगर इसमें D6 है तो कोबाल्ट प्लस 2 में D7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 में 7वां इलेक्ट्रॉन को यहाँ यहाँ ही भरना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं बचा हमारे पास। ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी वाले, -0.4 डेल्टा नॉट वाले, +3p, पेयरिंग एनर्जी भी लगी है 3p। बट एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव में है, कितनी पॉजिटिव में है, 0.6 डेल्टा नॉट। तो 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट। तो अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1.8 डेल्टा नॉट +3p। नेगेटिव में कम हो गई वैल्यू। ठीक, यहाँ पे मोर एनर्जी लिख दिया, ये पॉजिटिव की तरफ लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इसको मोर एनर्जी ना ही लिखो, नहीं तो तुम लोग घूम जाओगे। इसको आप लिखोगे लेस नेगेटिव क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी लीड्स टू लेस स्टेबिलिटी। ओके, तो ये आपकी ये लेस स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव होगी। मान लेते हैं 3p की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, 3 नहीं सॉरी 0.3 आ रही है। तो इसके केस में ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू -2.1 डेल्टा नॉट आई। ओके, और इसके केस में -1.5 डेल्टा नॉट आई। तो किसमें ज्यादा है, नेगेटिव में। ये इसमें नेगेटिव में एनर्जी का मतलब आप जानते हो ना, रिलीज होना।
तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेरिजन टू दिस। इट मींस कोबाल्ट प्लस 3 आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेरिजन टू कोबाल्ट प्लस 2 आयन। नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? जिनमें ऑर्गेनिक और मेटल कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब लीगेंड ऑर्गेनिक होगा और सेंटर में मेटल होगा जिसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा होगा। ठीक। और पाई बॉन्डेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको पता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में दो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एज अ डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं प्लेटिनम के। ओके, ये दोनों पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ऐसे। ठीक, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं जाइस सॉल्ट। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ना इसका फॉर्मूला एज सच याद कर लेना है, एज सच, और इसका स्ट्रक्चर भी। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये रहा। ओके, जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जाइस सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, और जब ये डबल बॉन्ड वाला जो डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है ना। ठीक, तो इसको लिखते टाइम कैसे डेजिग्नेट करते हैं कि ये जो इथीन है ईटा 2, मतलब इसने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट किए हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले थे इसलिए उसको ईटा 2 लिख देते हैं ऐसे। ओके, क्लियर? एंड इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आइसोलेटेड। ये जो जाइस सॉल्ट है ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आइसोलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फेरोसीन। फेरोसीन के केस में आपके पास देखो, फेरोसीन के केस में आ, ये वाला लीगेंड होता है, ये वाला। ठीक है, बट ये पूरा मॉलिक्यूल, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो दो चार और ये दो छह। लोन पेयर वाले भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, पाई आगे से आगे कॉन्जुगेशन करवाने में। तो इसमें आपके पास एक दो तीन चार पांच पांच एटम थे जिन्होंने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए हैं पाई वाले, और उन 6 इलेक्ट्रॉन को आयरन को डोनेट कर दे रहे हैं, और ये वाला भी ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इट मींस फेरोसीन के केस में आपके पास ये वाला इसका नाम है इसका नेम है साइक्लो पेंटाइल आयन, साइक्लोपेंटाइल आयन। ठीक है, तो आपके पास ऐसे दो हैं, सॉरी यहाँ पे 2 भी लिखना पड़ेगा। तो फेरोसिन के केस में ये वाला एक साइक्लोपेंटेनाइल आयन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट कर रहा है, और ये वाला दूसरा वाला भी ऐसे ही कर रहा है। तो टोटल आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ये दोनों? 12 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक रिंग में इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन ने इकट्ठे किए थे? 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे? ईटा 5 C5H5 ट्वाइस। और एक और होता है डाइबेंजीन क्रोमियम। ये कैसे बनता है? एक बेंजीन, बेंजीन के 6 कार्बन, 6 ने डिसाइड किया कि हमारे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हम इसको डोनेट कर देंगे। और सिमिलरली इसमें, तो इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा बना, इस ऐसे दिखा दो आप चाहे पाई इसको बॉन्ड ये वाले। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक, ईटा, ये जो ऐसे डाला हुआ है ऐसे करके, ये सिंपल एन नहीं है, ये ईटा है लाइक दिस। ईटा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाउंड इन मेटल, बाउंड टू मेटल इन कंपाउंड, बाउंड टू, यहाँ पे टू आएगा, बाउंड टू मेटल इन दी कंपाउंड। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक, तो ये इसमें फॉर्म्ड बाय पाई ऑर्बिटल्स विद वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयन। इसमें होता क्या है, जो पाई ऑर्बिटल होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं तभी तो पाई बॉन्ड बना है, वो वाले ऑर्बिटल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पाई वाले, जिससे वो पाई बॉन्ड बनता है। इसको तभी तो ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। पाई बॉन्डेड मतलब
इसमें कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़ा है मेटल के साथ। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक भी होते हैं। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक की एग्जांपल जैसे आपके पास Al(C2H5) थ्राइस, ये ऑर्गेनिक पार्ट है जो मेटल के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट इट इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फेरोसिन और डायबेंजीन क्रोमियम। ठीक है, फेरोसिन और डायबेंजीन क्रोमियम को सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे लग रहा है ना सैंडविच बना हुआ है, एक ऊपर एक नीचे और बीच में आयरन, सैंडविच की तरह। ओके, सिमिलरली क्रोमियम में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट आपके पास है अब प्रेपरेशन, क्योंकि अब अगर हम पाई वाले पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रेपरेशन भी देख लें। जैसे जाइस सॉल्ट की प्रेपरेशन कैसे होती है, पोटाशियम टेट्रासाइनिडो प्लेटिनेट 2 की जब रिएक्शन करवाई जाती है एथीन के साथ, यू विल गेट योर जाइस सॉल्ट। पेरोसिन की प्रेपरेशन कैसे होती है, ये आपका कौन सा है, ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। दिस इज ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ओके, क्लियर, मतलब ये है ना, ये C5H5, ये वैसे C5H6 था पहले, जब ये MgBr के साथ रिएक्ट किया तब इसने ये वाला ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनाया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में C5H5Mgbr लिखेंगे। ऐसे दो जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट FeCl2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, यू विल गेट दी फेरोसिन। ओके, उसके बाद आपके पास आगे आता है सिडविक थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, सिडविक थ्योरी या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये क्या कहता है, effective atomic number of a metal in a complex is the number of electron present in the metal ion plus the number of electrons donated to it by the ligands। मेटल आयन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस उसको डोनेशन जो लिगेंड से मिली है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल उसके हो गए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द, इन दोनों का सम करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, a stable complex is formed if effective atomic number is equal to the atomic number of the next noble gas। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान जो सेंट्रल एटम है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस जितना बन जाए तो वो बहुत स्टेबल होता है। ओके, जैसे कई बार आपको पूछ लिया जाए कि वाई FeCN6 4 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन FeCN6 3 नेगेटिव। उसका रीजन क्या है, देखो FeCN6 4 नेगेटिव के केस में जो सेंट्रल एटम Fe है, हालांकि यहाँ पे एटम नहीं Fe+2 आयन है, जो Fe+2 आयन है वो ज्यादा स्टेबल क्यों, ज्यादा स्टेबल कैसे बन रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ इससे, अब देखते हैं। इसमें सेंट्रल Fe+2 आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बन रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले Fe के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Fe में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 26, जो उसका एटॉमिक नंबर है। बट इसके केस में Fe एटॉमिक स्टेट में नहीं है, Fe+2 स्टेट में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे तब जाके वो Fe+2 स्टेट में गया होगा, तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, उसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे 24, तो खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है Fe+2 में 24। और ये जो 6 साइनाइड आयन जुड़े हैं उसके साथ, तो 6 ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, क्योंकि ये 6 के 6 लीगेंड है ना जो Fe+2 आयन के साथ जुड़ रहे हैं। तो कितने दे दिए टोटल इलेक्ट्रॉन इसने 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन मिले हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन, और इसके खुद के कितने बचे थे Fe+2 आयन के 24, तो 24 + 12 ये कितना बन गया 36, तो आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 36। और जो आयरन से नेक्स्ट नोबल गैस आती है क्रिप्टन, उसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक, वेयर एज अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं ये वाले की, इसमें Fe+3 फॉर्म में है, तो +3 फॉर्म में है तो Fe+3 के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है 23, और 6 साइनाइड 6 × 2 12, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने 35, क्रिप्टन जितने नहीं ना हुए, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम स्टेबल है एज कंपेरिजन टू दिस। जरूरी नहीं है कि हर बार कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो नेक्स्ट नोबल गैस जितना हो जाए, बट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है ये वाला रूल,
कि इस दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ओके, जैसे ये सभी जितने भी हैं, ये सारे के सारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, लाइक दिस। ओके, और जो रूल को फॉलो करते हैं वो थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उनसे, अगर वो दोनों आपस में कंपेरेबल हों। ओके, तो ये था आपका सेडविक थ्योरी, या यू कैन से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उसके बाद ये आगे थोड़ा रिपीट ही हो गया कंसेप्ट, ग्रेटर थ्योरी ऑफ कोबाल्ट, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कोबाल्ट +3 ओवर कोबाल्ट +2। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, ये वाला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी से समझाया ये वाला, तो आप इसी से समझ लेना इसको। नेक्स्ट है ये वाला, हमने ना सॉल्यूशन चैप्टर में किया था, ठीक, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर आई आता है। इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, एज डिस्कस्ड इन यूनिट 2, the depression in freezing point depend upon the number of particles present in the solution. When I2 is added to the potassium iodide solution, the number of particles in the solution remain the same. I2 डालने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रह रहे हैं। ओके, नहीं, अभी KI अगर प्योर लें तो उसमें क्या होगा, KI प्योर होगा तो वो 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जब उसमें आयोडीन डल जाएगा तो होगा क्या, वो KI3 बना लेगा, और जो KI3 है जब ये आयनाइज होता है तो भी 2 आयन बनते हैं। तो मतलब आयोडीन डालने पे नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं बढ़ रहे, क्यों? क्योंकि आयोडीन आयोडाइड आयन के साथ जुड़ के आयोडेट, ये इसको आयोडेट बोलते हैं शायद, मेरे को इसका नाम भूल गया एग्जैक्ट, I3 नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो जब ये आयनाइज होगा तो भी 2 ही पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, तो क्या होगा, अगर आप KI का सोल्यूशन ले रहे हो और KI का सोल्यूशन लेके चाहे उसमें से आयोडीन गैस पास करवा दो, जो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनकी वैल्यूज दोनों के केस में सेम ही आएगी। ओके, एज अ रिजल्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड हेंस द एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट रिमेन द सेम इन केस ऑफ बोथ scenarios. However, when HgI2 is added to the Ki solution, the number of particles decreases as, जब HgI2 को Ki solution में ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, HgI2 Ki में ऐड होके क्या करता है, वैसे जो 2 Ki हैं वो कितने आयन बनाते हैं, 4, बट जब इसमें 2 Ki के जुड़ते हैं HgI2 के साथ तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होता है तो कितने आयन बनते हैं, 3। पहले 2 Ki मिलके 4 आयन बना लेते थे, बट जब HgI2 डाला, मर्करिक आयोडाइड उसमें डाला, तो हुआ क्या, जो कॉम्प्लेक्स बना वो अभी सिर्फ 3 ही बना रहा है, 3 आयन बना रहा है। तो इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इसको ऐड करने पे KI सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसकी आयोनाइजेशन के बाद सिर्फ 3 आयन बनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको लगेगा कि KI सोल्यूशन में HgI2 डालने पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहे हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए इस सोल्यूशन में, बट एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के बजाय कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि HgI2 डालने पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो 3 आयन ही प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि कॉम्प्लेक्स बनने के लिए पहले जो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए KI जो लगे, 2 KI लगते हैं ना एक कॉम्प्लेक्स बनने में, तो 2 KI तो 4 आयन बनाते थे, तो इट मींस नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे HgI2 ऐड करने पे KI सॉल्यूशन में, जिससे क्या होगा, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस और द एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर। तो होगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जितना KI में होता था KI ऐड करने पे, ठीक है, HgI2 ऐड करने पे हमें लगेगा बढ़ेगा, बट एक्चुअल में बढ़ेगा नहीं, कम होगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूसिंग ओनली 3 आयंस। ओके, तो ये चीजें जो हैं ये वेंट हॉफ फैक्टर में काउंट होंगी। अब देखते हैं इस बार पेपर में वेंट ऑफ फैक्टर आता है कि नहीं, बट आपने तो फुल प्रिपरेशन से जाना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, जो मेटल के कार्बोनिल्स हैं, कार्बोनिल किनको बोलते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लीगेंड होता है। ठीक, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लीगेंड होता है। मेटल कार्बोनिल्स ज्यादातर जो है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर ही लेते हैं, तो इसलिए मेटल कार्बोनिल्स आर वेरी वेरी स्टेबल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक coordination compounds. Okay, they are also considered in the organometallic compounds. ठीक,
बट इनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आपको करवाना है मैंने, ठीक है, जो कंपटीशन में आएगा। बस ये दो टॉपिक इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, अभी पहले इतना पढ़ लो।